ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं भूचुंबकत्व में परिवर्तन। क्या भूचुंबकत्व में परिवर्तन? तो भूचुंबकत्व में परिवर्तन जो होता है वो भूचुंबकत्व में जो परिवर्तन होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। फर्स्ट है आपका दैनिक परिवर्तन। दैनिक परिवर्तन मतलब प्रतिदिन इसमें परिवर्तन आ जाता है। अलग अलग समय में, किसी भी दिन के अलग अलग समय में, सुबह है बोलो शाम बोलो, अगर आप किसी विशेष जगह का दिक्पात एंकोड नापते हो या डिप एंगल नापते हो, ठीक है, या चुंबकीय क्षेत्र को नापते हो, ज्ञात करते हो, तो उसमें परिवर्तन आ जाता है, दैनिक परिवर्तन, डेली। ठीक है। दूसरा होता है बच्चों आपका वार्षिक परिवर्तन। क्या होता है? वार्षिक परिवर्तन। तो वर्ष में भी इसी प्रकार, वर्ष के किसी एक महीने को ले लीजिए तो उस महीने विशेष में और एक अन्य महीना ले लेंगे, अगर माह ले लेंगे तो उस महीने विशेष में हमारा जो चुंबकत्व है, पृथ्वी का भूचुंबकत्व है, उसमें परिवर्तन आ जाता है, जिसे हम वार्षिक परिवर्तन भी कहते हैं। तीसरा होता है दीर्घकालिक परिवर्तन। दीर्घकालिक परिवर्तन तो लगभग 250-240 साल में लंदन में एक बार ये परिवर्तन हुआ था। तब उसके दिक्पात कोण में, लंदन के दिक्पात कोण में जो है 3.5 डिग्री का अंतर आ गया था। लगभग 1800 के आसपास कुछ है। तो एक दीर्घकाल मतलब 250 साल में वो परिवर्तन हुआ था। एक साल में, एक माह में, एक दिन में नहीं, 250 साल में वो परिवर्तन देखा गया था। ठीक है बच्चों, तो इसको बोलते हैं दीर्घकालिक परिवर्तन, जब बहुत टाइम में होता है। एक हमारा आता है चुंबकीय तूफान। चुंबकीय तूफान ये भी चुंबकत्व में, पृथ्वी के चुंबकत्व में परिवर्तन का एक बहुत बड़ा कारण है, फैक्टर है। तो ये परिवर्तन तब होता है जब अचानक से कहीं पे ज्वालामुखी उद्गार, ठीक है, भूकंप का आना। ये अब इसको ऐसा फैक्टर मान सकते हो कि परिवर्तन होने के कारण ज्वालामुखी निकलता है, भूकंप आती है, ये कहो, या भूकंप आने, ज्वालामुखी घटना होने के कारण, क्योंकि एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है। तो ऐसे जो है अचानक से उसके भूचुंबकत्व में परिवर्तन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय तूफान। एक और होता है आपका तो स्टूडेंट असिताश्म। असिताश्म, ये असिताश्म क्या होता है बता रहा हूँ आपको। लगभग पृथ्वी में लगभग 10 लाख साल में एक बार ऐसा होता है कि जो आपका उत्तरी ध्रुव है वो दक्षिणी ध्रुव में, और दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव में परिवर्तित हो जाता है। मतलब मैग्नेटिक उत्तरी ध्रुव मैग्नेटिक दक्षिण ध्रुव बन जाता है, साउथ पोल बन जाता है, और साउथ जो है नॉर्थ पोल बन जाता है। ये एक्चुअल में असिताश्म जो है, ठीक है, ये ज्वालामुखी उद्गार होता है। तो असिताश्म एक बेसाल्ट होता है जहाँ पे ढेर सारा लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। तो वो लौह चुंबकीय पदार्थ बाहर आ जाता है, जिसके कारण उनका जो आपका चुंबकीय आघूर्ण है वो एक समांतर संरेखित हो जाता है, जिसके कारण ये परिवर्तन होता है। तो ये कुछ सामान्य से भूचुंबकत्व परिवर्तन के एग्जाम्पल्स है, कैसे होता है ना। ओके स्टूडेंट, ये देखते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक का दोलन। एक्चुअल में इसको मुझे पहले पढ़ा देना चाहिए था, सॉरी आपको नहीं दिख रहा है शायद, सुन लीजिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक का दोलन, इसको मुझे पहले पढ़ा देना चाहिए था, लेकिन मैं इसको भूल गया था। चलिए अभी देख लेते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो सपोज करते हैं बच्चों, माना कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में, चुंबकीय क्षेत्र B में एक M द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक दंड चुंबक थीटा कोण पर विस्थापित कर रखा गया है। थीटा कोण पर विस्थापित कर रखा गया है। ठीक है, मतलब इसका अगर चित्र बनाना चाहो तो कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिए, सपोज करो ये हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है,
ठीक है। तो इस प्रकार हमारा दंड चुंबक जो है, जिसकी प्रभावकारी लंबाई आप सबको पता है 12 ही होती है, ठीक है, तो इसको बच्चों थीटा कोण में विस्थापित करके कुछ इस प्रकार लटका के रखा गया है। ठीक है, सपोज करते हैं ऐसा लटका दिया गया है और इसको थीटा कोण में विस्थापित करके रखा गया है। समझ में आ रहा है बात मेरी? ये लीजिए, थीटा कोण में विस्थापित करके, तो इस पर जो कार्य करने वाला बल आघूर्ण जो होता है, अतः बल आघूर्ण सब लोगों को पता है, हम पहले ही निकाल चुके हैं, डिराइव कर चुके हैं। तो टाउ इज इक्वल टू होता है एम बी साइन थीटा, इक्वेशन 1 सबको पता है यार। किंतु इसमें नया क्या है ये सुनिए। किंतु अब इसमें क्या होगा, प्रत्यानयन बल युग्म कार्य करता है। प्रत्यानयन बल युग्म कार्य करेगा तो वो क्या करेगा, उसको उसके वर्तमान स्थिति में लाने का प्रयास करता है। ठीक है, पर किंतु प्रत्यानयन बल आघूर्ण उसे वर्तमान स्थिति में लाने का प्रयास करता है, वर्तमान स्थिति में लाने का प्रयास करता है, किंतु वर्तमान स्थिति में रुकता नहीं है। वो क्या होता है, वो भाई अब यार सबको पता है, जब हम किसी को झूला में झुलाते हैं तो एक बार जब धक्का दोगे तो वो एक ही बार में आके अपने वर्तमान स्थिति में नहीं रुकता है, वो अपने वर्तमान स्थिति में आने के प्रयास करता है, लेकिन वर्तमान स्थिति से फिर पीछे आ जाता है। मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति अगर झूला में बैठा हुआ है, झूला में, या आप सब लोग ने दोलक तो देखा होगा, ठीक है, पेंडुलम घड़ी देखा होगा, तो ये इधर जाता है तो ये इसका विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है। ठीक है, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कार्य करता है, तो वो वर्तमान स्थिति में लाने का प्रयास करता है, किंतु ये वर्तमान स्थिति में नहीं रुकता, बल्कि अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, कुछ ऐसा इस प्रकार। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये दोलन होने लगता है। तो इसी प्रकार इसमें भी दोलन होने लगता है, प्रत्यानयन बल का प्रयास करता है, किंतु वह दोलन करने लगता है। अब जब दोलन करने लगता है तो इसमें और क्या होता है सुनिए। जब दोलन करने लगता है तो उसमें एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण त्वरण अल्फा उत्पन्न हो जाता है। एवं यदि दंड चुंबक का जड़त्व आघूर्ण, क्या चीज, जड़त्व आघूर्ण आई है, तब क्या होगा स्टूडेंट, इधर देखिए। सपोज करते हैं कि उसका जड़त्व आघूर्ण आई है, तो हमारा विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण, विक्षेपक बल आघूर्ण जो होता है, टाउ इज इक्वल टू हो जाता है हमारा आई अल्फा। ठीक है, आप लोग को दिख रही है? चलिए थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, समझ में आ गया? इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से देखिए क्या हो जाएगा। इक्वेशन 1 और 2 से देखेंगे तो इक्वेशन 1 और 2 से देखते हैं बच्चों, तो हमारा समीकरण 1 व 2 से क्या होता है सुनिएगा। ये हमारा हो जाएगा आई अल्फा दैट इज इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा। अब बोलोगे सर माइनस तो यहाँ लगा नहीं है, वहाँ कैसे लगा दिए? उसका रीज़न है बच्चों, जब प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कार्य करने लगता है, ठीक है, तो उसमें होता क्या है, वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, तभी तो संतुलित होगा। एक जो है आगे कार्य कर रहा है, एक जो पीछे कार्य कर रहा है, तो वो संतुलन में आने का प्रयास करता है, इसलिए जो है माइनस साइन लगा हुआ है। ये इस बात का द्योतक है कि हमारा एक बल जो है विक्षेपक बल आघूर्ण है, वो आपका विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार अब देखिए यहां से क्या होगा। यदि साइन थीटा न्यून है, क्या है? न्यून है, कम है, न्यून है, अतः साइन थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं थीटा। क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा हो गया, तो अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आई अल्फा दैट इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा हो गया बच्चों। अब क्या करो यार, एकदम कॉमन सी चीज मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखते जाइएगा। अल्फा दैट इज इक्वल टू माइनस एम बी बाई आई, और ये हो गया थीटा। ठीक है, अल्फा को आप इधर ले जाइए और इसको पूरे इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा आई बाई एम बी दैट इज इक्वल टू माइनस अल्फा नीचे ले आइए, थीटा बाई अल्फा हो गया।
इतना कंसेप्ट क्लियर है सबको? ये जो टर्म्स है दैट इज, ये जो टर्म्स है I/mb, इसको बोलते हैं बच्चों म्यू। एक क्या है? नियतांक है, एक नियतांक है, ठीक है। और इसके प्लेस पे अगर आप म्यू रखोगे तो म्यू दैट इज इक्वल टू हो जाएगा -θ/α। अब इसको जब मैं आगे सॉल्व करता हूँ तो इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिएगा, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अल्फा दैट इज इक्वल टू हो जाएगा, या इधर देखिए क्या हो जाएगा, इधर देखो आप, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा म्यू अल्फा दैट इज इक्वल टू -θ। तो इसको जब हटाओगे तो आप एक प्रोपोर्शनल का, ये अल्फा है, ठीक है, ये अल्फा है बच्चों, ये जो है हमारा एक अल्फा है, और इसको जब हटाएंगे तो एक कॉस्ट वो लग जाएगा, नियतांक लग, सॉरी प्रोपोर्शनल का साइन लग जाएगा और -θ। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आगे देखते हैं अब क्या है। इसको आप परिभाषा के रूप में ऐसा लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो कि जो हमारा दृढ़ चुंबक है उसका कोणीय त्वरण उसके कोणीय विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होती है, और जिनका दिशा विपरीत होता है, मध्य की ओर होता है। ये चीज़ आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हम सबको पता है क्या, आवर्तकाल। आवर्तकाल जो होता है, आवर्तकाल टी इज इक्वल टू होता है 2π, ठीक है। इनमें संबंध ना भाई, आवर्तकाल के कई फार्मूले हैं, लेकिन यहाँ आवर्तकाल का फार्मूला जो लगाएंगे वो ये है t इज इक्वल टू 2π कोणीय विस्थापन, क्योंकि हमको कोणीय विस्थापन दे रखा है, कोणीय विस्थापन बटे कोणीय त्वरण, ये हमारा एक फार्मूला है, ठीक है बच्चों, कोणीय त्वरण। अब देखिए कोणीय विस्थापन और कोणीय त्वरण कहाँ है, तो t इज इक्वल टू लिख सकता हूँ 2π अंडर रूट, कोणीय विस्थापन क्या है, थीटा है, ठीक है, और बटे कोणीय त्वरण है, तो ये हो जाएगा θ/α, ठीक है। इसी θ/α को जब आगे बढ़ाओगे तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 2π अंडर रूट, θ/α का वैल्यू देखिए कहाँ है, θ/α का वैल्यू जो है बच्चों यहाँ से निकाल सकते हो आप, यहाँ से निकाल सकते हो। θ/α का वैल्यू क्या है, I/mb, क्या है, I/mb, माइनस चिन्ह को छोड़ दीजिए, ठीक है, I/mb हो जाएगा। ओके, अब इधर मिटा देते हैं इस चीज को, I/mb हो गया। अब उसको सॉल्व करिए, सॉल्व कैसे करना मैं बता रहा हूँ आपको। एक बार इसको पलटा दो, पूरा पलटा दो, क्या कर दोगे, 1/t लिख दीजिए, पलटा दीजिए, तो ये भी पलट जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2π हो जाएगा, और ये भी पलट जाएगा, फिर क्या हो जाएगा mb/i हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, इतना चीज सबको समझ में आ गया, mb/i क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। अब सब जानते हो भाई, आवर्तकाल के व्युत्क्रम को हम बोलते हैं आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रम को बोलते हैं आवर्तकाल, ठीक है, टाइम पीरियड। तो ये हो जाएगा न्यू दैट इज इक्वल टू 1/2π अंडर रूट mb/i। हो गया डियर स्टूडेंट, ये है उस दृढ़ चुंबक के दोलन की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, ये चीज है, समझ में आ गया सबको। फ्रीक्वेंसी है, अब फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है, ऐसा ही मात्रक हर्ज, क्या होता है, हर्ज होता है। तो इस प्रकार आप इस चीज को निकालेंगे। ओके स्टूडेंट, अब देखिए, अब क्या देखने जा रहे हैं हम लोग कि किसी पदार्थ के चुंबकीय गुणों की व्याख्या करने के लिए, पदार्थ के चुंबकीय गुणों की व्याख्या करने के लिए गुणों की व्याख्या करने के लिए महत्वपूर्ण पद क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि हमने तत्व देखे थे, ठीक है, तत्व देखे थे भाई, पृथ्वी का चुंबकत्व की व्याख्या करने, वर्णन करने के लिए 4 तत्व देखे थे हमने, दिक्पात, नमन कोण, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक। उसी प्रकार महत्वपूर्ण बिंदु कह दीजिए, तत्व कह दीजिए, पदार्थ कह दीजिए। तो सबसे पहला आता है चुंबकीय घनत्व, चुंबकीय घनत्व या प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण। तो ये क्या होता है, इसको देखते हैं बच्चों, इसको बी से शो करेंगे, मैं बताता हूं आपको, आराम से सुनिए। प्रेरण क्या है, एकदम कॉमन सा चीज है, किसी चुंबकीय पदार्थ को, अब चुंबकीय पदार्थ मतलब ये चुंबक मत समझा करो आप लोग, चुंबकीय पदार्थ का अर्थ होता है ऐसे पदार्थ जिसमें चुंबकत्व का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जैसे कि लोहा, निकिल, कोबाल्ट, ये सबको कहते हैं।
चुंबकीय पदार्थ। तो जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो कुछ समय पश्चात उसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है। ठीक है, ये एक सामान्य चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। ये क्या कहलाता है? चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। हम विद्युत प्रेरण के द्वारा भी चुंबकत्व का गुण उत्पन्न कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो अभी तो आपने पढ़ा नहीं है लॉरेंज का बल, ठीक है, मैं जरूर पढ़ाऊंगा, जिसमें साइक्लोट्रॉन अध्याय 4 में, ठीक है, जिस पर साइक्लोट्रॉन का काम करता है, जिस सिद्धांत पर, ठीक है, वो हमारा लॉरेंज बल। तो लॉरेंज बल लगने वाला जो लॉरेंज बल होता है बच्चों, यदि सपोज करो कि बी चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेश क्यू v वेग से गति कर रहा है, तो उस पर लगने वाला जो लॉरेंज बल होता है, आप ऐसे लिख लेंगे ना, बी चुंबकीय क्षेत्र में क्यू आवेश v वेग से गति कर रहा है, तो लगने वाला जो लॉरेंज बल होता है वो होता है क्यू वी बी। ठीक है, ये होता है जहां v जो है उस आवेश का वेग है, b चुंबकीय क्षेत्र है, q नॉट वो परीक्षण आवेश है। तो अगर आप इसको जब वेक्टर को हटाते हो तो यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा पता है? वेक्टर को जब हटाएंगे तो यहाँ लग जाएगा वी बी साइन थीटा, वी बी साइन थीटा। तो एक्चुअल में हमारा क्या होता है? चुंबकीय घनत्व या प्रेरण जो होता है बच्चों, वो ये होता है क्यू नॉट इज इक्वल टू 1 ले लें, थीटा इज इक्वल टू 90 ले लें, एंड वी इज इक्वल टू क्या ले लीजिए? 1 ले लीजिए। तो इसको बनाना कैसे है? डेफिनेशन ये सुनो, बनाना कैसे है? डेफिनेशन ये सुनो। चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय घनत्व क्या होता है उसको सुनिए। जब एकांक आवेश को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 90 डिग्री ना, लंबवत एकांक वेग से जब गति करता है, एकांक वेग से गति करता है, तो उस पर लगने वाला बल ही चुंबकीय घनत्व या चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। ओके, तो ये है हमारा चुंबकीय घनत्व या चुंबकीय प्रेरण। ओके स्टूडेंट, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। समझ में आ गया? दूसरा जो हमारा पॉइंट है, दूसरा बिंदु है, वो कुछ ये है, क्या? चुंबकन तीव्रता। चुंबकीय नहीं ना, चुंबकन। इसमें थोड़ा सा वर्ड में आपका डेफिनेशन बदल जाता है। चुंबकीय तीव्रता अलग है, चुंबकन तीव्रता अलग है। मैं बताता हूँ आपको क्या है, दोनों को बताएंगे, चिंता मत करो। चुंबकन तीव्रता तो एक समान चुंबकन क्षेत्र में उपस्थित चुंबकीय पदार्थ के, एक पदार्थ है, चुंबकीय पदार्थ है, लोहा है, निकेल है, कोबाल्ट है, ठीक है, और वो जो है एक समान चुंबकन क्षेत्र में है। तो एक समान चुंबकन क्षेत्र में उपस्थित चुंबकीय पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। ठीक है, चुंबकन तीव्रता कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। ओके, तो यह है इसका फॉर्मूला, एकांक आयतन में उपस्थित चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को। ठीक है, यदि चुंबकीय पदार्थ की लंबाई L एवं क्षेत्रफल A है, तब क्या होगा? देखिए, तब क्या होगा, सब लोगों को पता है लंबाई गुणित क्षेत्रफल बराबर आयतन होता है, सब लोग जानते हो। और किसी भी आपका चुंबकीय पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो उसके प्रभावकारी लंबाई और उसके ध्रुव प्राबल्य के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसकी लंबाई हमने मान लिया L है, तो मैं इसके जगह में क्या लिख सकता हूँ बच्चों? ध्रुव प्राबल्य मल्टीप्लाई L लंबाई बटे आयतन को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ एरिया मल्टीप्लाई L लंबाई में। तो ये दोनों कट जाएंगे और ये आ जाएगा m डिवाइडेड बाई A। अर्थात किसी चुंबकीय पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित ध्रुव प्राबल्य को भी हम लोग क्या कह देते हैं? चुंबकन तीव्रता कह देते हैं। इस प्रकार इसका दो परिभाषा आ जाती है और सबको पता है इसका जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर मीटर। क्या होता है? एम्पियर मीटर होता है बच्चों। और क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो मीटर स्क्वायर हो गया, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर तो इस प्रकार बना सकते हो। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद चुंबकीय तीव्रता। ये क्या था? चुंबकन तीव्रता। अब देखते हैं चुंबकीय तीव्रता। क्या है चुंबकीय तीव्रता? ये देखिए, चुंबकीय तीव्रता, ये छोटे छोटे डेफिनेशन है, ठीक है,
आप देख लीजिएगा चुंबकीय तीव्रता क्या होती है। तो किसी भी चुंबक क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का या चुंबक का एक क्षेत्र होता है जहां तक वो किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित कर सकता है, चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित कर सकता है, खींच सकता है, प्रतिकर्षित, आकर्षित कर सकता है, प्रतिकर्षित कर सकता है या उसको चुंबक में बदल सकता है, एक क्षेत्र होता है। वास्तव में उसी क्षेत्र को ही हम लोग बोलते हैं चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अलग है और चुंबकीय तीव्रता अलग है, छोटा सा डिफरेंट है, मात्रक दोनों का सेम है, ठीक है, लगभग दोनों सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। ये देखिए क्या है, उसी से हम निकालेंगे। माना कि किसी परिनालिका के प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है। क्या है? फेरों की संख्या n है एवं उसमें प्रवाहित धारा उसमें प्रवाहित धारा I है। क्या है? धारा I है। तब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग जिस फॉर्मूले से देते हैं वो देते हैं बच्चों, ये मैं पढ़ाऊंगा अध्याय 4 में, ठीक है। B इज इक्वल टू दिया जाता है म्यू नॉट एन आई, जहां म्यू नॉट क्या है? निर्वात या वायु की चुंबकशीलता है, ठीक है। यहां एन आई बराबर एच को चुंबकीय तीव्रता कहते हैं, चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। और इस प्रकार यदि बच्चों आप निकालेंगे तो B इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट H होगा। तो H का वैल्यू जब निकालेंगे तो H इज इक्वल टू हो जाएगा B बाई म्यू नॉट। समझ में आ गया? और इसका भी मात्रक होता है टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। तो एक छोटा सा डिफरेंट है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में उसके वह क्षेत्र जहां तक उसकी तीव्रता काम करती है, जहां तक वो आकर्षित प्रतिकर्षित करता है, जहां तक वो किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित कर सकता है, वही उसका क्या कहलाता है? चुंबकीय तीव्रता कहलाती है। ओके, ये चलिए नेक्स्ट। चुंबकीय प्रवृत्ति, मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी क्या होता है? देखिए, इसको डियर स्टूडेंट हम लोग शो करते हैं, वह है आपका काई से। किस चीज से? काई से। और काई इज इक्वल टू होता है आई बाई एच। अब आई क्या है और एच क्या है वो मुझे बता दो आप, बस यही इसका डेफिनेशन है और कुछ नहीं है, और इसका मात्रक नहीं होता है। तो आई है आपका चुंबकन तीव्रता और एच है आपका चुंबकीय तीव्रता। तो किसी पदार्थ के चुंबकन तीव्रता और चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को ही हम लोग बोलते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। ये किसी पदार्थ का वह गुण है जो ये बताता है कि चुंबक के द्वारा कितनी शीघ्रता के साथ ये चुंबकित हो सकता है, कितनी शीघ्रता के साथ, ठीक है, ये बताता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा, वो आता है चुंबकीय पारगम्यता या इसी को बोलते हैं चुंबकीय पारगम्यता या निरपेक्ष चुंबकशीलता। क्या बोलते हैं? निरपेक्ष चुंबकशीलता। तो ये क्या होता है डियर स्टूडेंट? देखिएगा आप ना, बस 4 चीज को अच्छे से याद रखिए। पहला जो सबसे पहले हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ाया था मैं आपको? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ठीक है, फ्लक्स घनत्व पढ़े थे, उसको याद रखिए। फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाया हूँ चुंबकन तीव्रता, फिर चुंबकीय तीव्रता, 3 मोस्टली। 3 के बाद चौथा चुंबकीय प्रवृत्ति, वो तो उन्हीं दोनों से आ गया, ठीक है। और ये जो आएगा वो भी उन्हीं से आ जाएगा, तीनों से। कैसे? चुंबकीय पारगम्यता निरपेक्ष चुंबकशीलता जो होता है दैट इज म्यू इज इक्वल टू होता है डियर स्टूडेंट B बाई एच, वेयर B इज, अभी बताया ना आपको मैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और
चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को हम चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं। ये चीज बताता है कि किसी चुंबकीय पदार्थ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को बताता है। ठीक है, ये हो गया। इसका मात्रक हो जाता है टेस्ला और इसका हो जाता है आपका एम्पियर प्रति मीटर। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा यूनिट। समझ में आ गया? छोटा सा है, बस थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका चुंबकीय या इसको बच्चों ऐसे बोलते हैं आपेक्षिक चुंबकशीलता। आपेक्षिक चुंबकशीलता। ठीक है, चुंबकशीलता क्या होता है ये देखिए, रिलेटिव परमेबिलिटी। आपेक्षिक चुंबकशीलता, जो आपेक्षिक चुंबकशीलता होता है रिलेटिव, वो जो होता है बच्चों आपके निरपेक्ष चुंबकशीलता, जिसको हमने पारगम्यता भी कहा था। ठीक है, चुंबकीय पारगम्यता या निरपेक्ष चुंबकशीलता और निर्वात या वायु के चुंबकशीलता के अनुपात के बराबर होता है ये। तो इसमें ये एक रिलेशन ये आ जाता है। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू आप म्यू आर म्यू नॉट भी लिख सकते हो यहां से। ठीक है, इस प्रकार। ओके, चलिए अब बस छोटा सा और क्लास बच गया, उसके बाद खत्म आज। चुंबकीय पारगम्यता बोलिए या चुंबकीय, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निरपेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय पारगम्यता या और चुंबकीय प्रवृत्ति के मध्य संबंध, चुंबकीय प्रवृत्ति के मध्य संबंध, प्रवृत्ति के मध्य संबंध। चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्या होता है आपका संबंध। मतलब हमको चुंबकीय पारगम्यता मतलब क्या हो गया, म्यू, और चुंबकीय प्रवृत्ति मींस काई। इन दोनों के बीच संबंध स्थापित करना है, रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, सपोज करो कि एक, देखो मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनते जाइए। एक कुंडली है इस प्रकार, इसमें धारा आई प्रवाहित की जाती है। तो इसके कारण, ठीक है, निर्वात में या वायु में, ठीक है, तो इसके कारण जो हमारा चुंबकन फ्लक्स घनत्व होता है बच्चों, वो होता है आपका म्यू नॉट एच। ठीक है, अब इसी में यदि कोई हम चुंबकीय पदार्थ रख दें और इस पर जो है फेरों की संख्या है और इस पर अगर हम धारा प्रवाहित करें, ठीक है, आई धारा प्रवाहित करते हैं सपोज दैट, तो इसके कारण जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है वो होता है म्यू नॉट आई। ठीक है, चलिए देखते हैं अब। तो किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो होता है, फ्लक्स घनत्व बी, कुल फ्लक्स घनत्व जो होता है बच्चों बी नॉट बी एम के इक्वल होता है। अब बी इज इक्वल टू बी नॉट का वैल्यू क्या हो गया, म्यू नॉट एच प्लस आपका बी एम का वैल्यू क्या हो गया, म्यू नॉट आई। दोनों में एक चीज कॉमन है, उस कॉमन चीज को बाहर निकाल देते हैं। म्यू नॉट कॉमन है, एच प्लस आई हो गया। अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, मुझे म्यू और काई के मध्य संबंध दिखाना है। ना तो यह म्यू दिख रहा है ना तो काई दिख रहा है क्या? तो ट्राई करो कि काई कहां से आएगा। तो काई क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति है, और चुंबकीय प्रवृत्ति इज इक्वल टू होता है डियर स्टूडेंट क्या, आई बाई एच। होता है कि नहीं, होता है कि नहीं भाई, बता दो मुझे। आई बाई एच, चुंबकन तीव्रता और चुंबकीय तीव्रता के अनुपात के बराबर, चुंबकन तीव्रता और चुंबकीय तीव्रता के अनुपात के बराबर। तो एक काम करो, एच से डिवाइड कर दो, तो बी बाई एच दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है, एच बाई एच प्लस आई बाई एच। मैंने क्या किया, दोनों पक्षों को एच से भाग दे दिया। ठीक है, अब यहाँ लिखो भाई, चाहे अंदर में करो यार, बात तो एक ही है ना, तो इतना समझना चाहिए, कॉमन सेंस आपको भी होना चाहिए। अब ये देखिए बी बाई एच क्या है, बी और एच क्या है जी,
चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और यह है हमारा चुंबकीय तीव्रता। इन दोनों का अनुपात ही कहलाता है हमारा, क्या चीज कहलाता है? चुंबकीय पारगम्यता कहलाता है। तो ये हो गया म्यू, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है। और ये हो गया 1 प्लस I/H क्या है? काई। तो इस प्रकार आप संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो क्या क्या निकल के आएगा ये देखो आप। म्यू नॉट की जगह में क्या रख सकते हो? सबको पता है म्यू और रिलेटिव दैट इज इक्वल टू होता है म्यू डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, होता है कि नहीं? तो आप यहाँ देखिए क्या कर सकते हैं बच्चों, म्यू नॉट का वैल्यू निकालेंगे तो म्यू नॉट का वैल्यू आप निकाल सकते हो या, ठीक है, म्यू का भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? म्यू का वैल्यू हो जाएगा म्यू आर म्यू नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू निकाल के आप रख सकते हैं और एक बड़ा डेरिवेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ज़्यादा बड़ा क्लास हो जाएगा। और कल के क्लास में एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, और वो है हमारा शैथिल्य, हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक है, शैथिल्य हानि, उसको पढ़ेंगे हम लोग। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, आता है, थ्योरी है लेकिन अच्छे से समझा दूंगा। एक ग्राफ पूरा थ्योरी बना देता है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।